सोचो, एक ऐसी जगह जहां लोगों को इलाज के लिए नहीं बल्कि छुपाने के लिए रखा जाता था। एक ऐसी जगह जहां इंसानियत खत्म हो चुकी थी और दरिंदगी पैदा हो रही थी। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि एक ऐसे हॉरर लेगेसी की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। मूवी की शुरुआत होती है साल 1974 से, वेस्ट वर्जीनिया के एक पुराने सुनसान सेंटोरियम से। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो जन्म से ही डिफॉर्म थे, इनब्रीडिंग और जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से। बाहर की दुनिया ने जिन्हें रिजेक्ट कर दिया था उन्हें यहाँ बंद कर दिया गया था। यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैडन एक नए डॉक्टर एन को ही इस फैसिलिटी का टूर दे रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि यहाँ के पेशेंट्स नॉर्मल नहीं है बल्कि एक्सट्रीमली वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल हैं। टूर के दौरान एक ही पेशेंट पीछे से आकर डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और छुपके से उनके बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है। ये छोटी सी चीज बाद में एक बड़े हॉरर का रीजन बनने वाली होती है। डॉक्टर ब्रैंडन फिर डॉक्टर एन को एक स्पेशल लॉक्ड वार्ड में ले जाते हैं जहां 3 सबसे डेंजरस पेशेंट्स बंद होते हैं और ये 3 और कोई नहीं बल्कि इन फेमस हिलिकर ब्रदर्स होते हैं, 3 fingers, sawtooth and 1 eye। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों बचपन में जंगल में मिले थे और जब मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खो चुके थे। तभी से इन्हें हिलिकर ब्रदर्स कहा जाने लगा। ये कोई आम पेशेंट्स नहीं थे बल्कि प्योर मॉन्स्टर्स थे। 3 फिंगर ने अपनी ही उंगलियां चबा डाली थी इसलिए उसका नाम 3 फिंगर पड़ा। 1 आई ने अपनी आंख खुद निकालकर खा ली थी और सॉटूथ अपने दांतों को दीवारों पर घीस कर तेज करता रहता है और कोई लोगों को काट कर उन्हें जिंदा ही चीर चुका था। डॉक्टर एन हैरान होकर पूछती है ये लोग इतना दर्द कैसे सह लेते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन का जवाब और भी ज्यादा डरा देता है, इनको दर्द महसूस ही नहीं होता। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। उधर जिस पेशेंट ने हेयरपिन चुराई थी वो उससे लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। तभी वो पिन हिलिकर ब्रदर्स तक पहुंच जाती है और 3 फिंगर अपनी चालाकी दिखाते हुए उस लॉक को खोल देता है। अगले ही पल वो तीनों अपनी सेल से बाहर आ जाते हैं और फिर शुरू होता है असली नाइटमेयर। वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं, फिर कंट्रोल रूम में जाकर पूरी फैसिलिटी के सारे लॉक्स खोल देते हैं। एक ही पल में पूरा सेनाटोरियम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। डॉक्टर एन को वो पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते रहते हैं जब तक उसका दिमाग लिटरली फ्राई नहीं हो जाता। उसकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंजती रहती हैं लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता। फिर वो डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ते हैं और उसे भी उतनी ही बेरहमी से मार देते हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं एक एक्सपेरिमेंट हो। और फिर समय आगे बढ़ता है पूरे 29 साल। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां हम देखते हैं 9 यंग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो स्नो वेकेशन एंजॉय करने निकला होता है। वो सब मस्ती कर रहे होते हैं, स्नो में खेल रहे होते हैं, एकदम केयर फ्री जैसे दुनिया में कोई डेंजर ही ना हो। उसका प्लान होता है अपने एक दोस्त के कैबिन तक पहुंचने का लेकिन वो रास्ते भटक जाते हैं। धीरे धीरे वेदर और खराब होने लगता है और वो एक डेंजरस स्नो स्टॉर्म में फंस जाते हैं। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, हवा तेज हो जाती है और ठंड हद से ज्यादा बढ़ जाती है और तभी उन्हें दूर एक बिल्डिंग नजर आती है, एक पुरानी सुनसान टूट चुकी बिल्डिंग। वो सोचते हैं कि ये उनके लिए शेल्टर हो सकती है लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो जहां जा रहे हैं वही जगह है जहां से ये नाइटमेयर शुरू हुआ था, वही सैनाटोरियम जहां हिलिकर ब्रदर्स पैदा हुए थे। जैसे ही वो 9 स्टूडेंट्स उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं उन्हें तुरंत फील हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। दीवारें पुरानी और टेढ़ी मेढ़ी और जगह धूल और हवा में एक अजीब सी स्मेल जैसे सालों से यहाँ मौत बसी हुई हो। लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के चलते वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात यहीं गुजारी जाएगी। वो लोग अंदर आकर आग जलाते हैं ठंड से बचने के लिए, एक जगह सेटल हो जाते हैं। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, कुछ लोग मजाक करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं लेकिन उन सबकी एक कॉमन हैबिट होती है, क्यूरियोसिटी। और यही क्यूरियोसिटी उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। वो लोग पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग रूम्स चेक करते हैं और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ये एक हॉस्पिटल था लेकिन कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं। एक ऑफिस रूम में जाकर उन्हें कुछ फाइल्स मिलती हैं जिनमें लिखा होता है कि यहाँ डिफॉर्म पेशेंट्स को रखा जाता था, डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और कुछ केसेस में पेशेंट्स अनकंट्रोलेबल हो गए थे। उन फाइल्स को देखकर थोड़ा अनइजीनेस तो
होती है, लेकिन कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी उन्हें एक और चीज मिलती है, एक पुरानी वाइन बोतल, और बस वहीं से माहौल बदल जाता है। डर और टेंशन की जगह अब पार्टी का मूड आ जाता है। लाइट्स मिल गई, शेल्टर मिल गया, अब पार्टी बनती है। जनरेटर चालू किया जाता है, लाइट्स ऑन होती हैं और पूरा सेंटोरियन एक हॉरर प्लेस से पार्टी जोन बन जाता है। म्यूजिक, ड्रिंक्स, लाफ्टर, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। एक हरकत, हर आवाज, हर मूवमेंट छुपकर ऑब्जर्व की जा रही होती है। पार्टी के दौरान ही उन्हें एक प्रोजेक्टर और एक पुरानी फिल्म रील मिलती है। डैनियल क्यूरियोसिटी में उस रील को प्ले करता है और जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है सबके चेहरे फ्रीज हो जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होता है वही हेलिकल ब्रदर्स जिन पर एक्सट्रीम लेवल के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा होता है, टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। लॉरेन धीरे से कहती है, मेरे भाई ने इनके बारे में स्टोरी सुनाई थी, ये लोग इंसान नहीं जानवर हैं। लेकिन बाकी लोग फिर भी बिलीव नहीं करते, उनके लिए ये बस एक क्रीपी कोइंसिडेंस होता है। और थोड़ी देर बाद सब अपने रूम्स में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के अंधेरे में विंसेंट को नींद नहीं आती। वो अकेले कॉरिडोर में चलने लगता है और तभी उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। वो समझता है कि वो उसका फ्रेंड वॉल्टर है, जिसके कैबिन पर वो जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो पास जाता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। वॉल्टर ऑलरेडी डेड होता है और विंसेंट रिएक्ट कर पाए उससे पहले ही अंधेरे से सॉटूथ निकलता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए एक आयरन रोड सीधा विंसेंट के सर के अंदर घुसा देता है। एक ही सेकंड में विंसेंट की कहानी खत्म। सुबह होती है लेकिन स्टॉर्म अभी भी चल रहा होता है। ग्रुप को पता चलता है कि विंसेंट मिसिंग है, लेकिन सब पूछते हैं कि वो फिर कोई प्रैंक कर रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो उसे ढूंढने लगते हैं उन्हें एक और शॉकिंग बात पता चलती है, उनका सामान भी गायब हो चुका होता है। अब थोड़ा टेंशन बढ़ता है और ग्रुप अलग अलग डायरेक्शंस में सर्च करने लगता है। कुछ लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं और यहीं से असली हॉरर स्टार्ट होता है। बेसमेंट में एंटर करते ही उन्हें एक क्रीपी केज मिलता है जिसमें टूल्स रखे होते हैं, नाइफ्स, चेन्स, हुक्स, सब कुछ जो टॉर्चर के लिए यूज हो सकता है। आगे बढ़ने पर उन्हें पुराने सेल्स मिलते हैं जहां पेशेंट्स को बंद किया जाता था और हर जगह खून के निशान, जैसे यहाँ किसी ने फाइट नहीं हत्याकांड किया हो। ग्रुप अब क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका होता है। तभी जेना किचन साइड चली जाती है और जो वो देखती है वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर होता है। सॉटूथ वॉल्टर की बॉडी पार्ट्स काट रहा होता है जैसे वो कोई नॉर्मल फूड प्रिपेयर कर रहा हो। जेना की सांसें रुक जाती हैं, वो चुपके से वहां से भाग जाती है और बाकी सबको बताने की कोशिश करती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक ऊपर बालकनी से एक बार्बेड वायर नीचे गिरती है और कायली के गले में फंस जाती है। उसे ऊपर खींचने लगती है। बाकी लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं, लेकिन वायर इतनी टाइट होती है कि एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसका बॉडी नीचे गिर जाता है। खून हर जगह, स्क्रीम्स, पैनिक, क्योस। अब सबको समझ आ जाता है ये प्रैंक नहीं, ये मौत है। सब लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी स्नो मोबाइल्स पहले ही खराब कर दी गई थी। स्पार्क प्लग्स निकाल दिए गए होते हैं। अब वो फंस चुके होते हैं एक आइसोलेटेड बिल्डिंग में 3 दरिंदों के साथ और बाहर डेडली स्नोस्टॉर्म। लॉरेन डिसाइड करती है कि वो स्केटिंग करके हेल्प लेने की कोशिश करेगी और वो अकेले ही स्टॉर्म में निकल पड़ती है, जबकि बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऑफिस में खुद को लॉक करेंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि रियल नाइटमेयर अभी शुरू हुआ है और वो उन्होंने बेसमेंट में देखा वो सिर्फ एक वार्निंग थी, असली खेल अभी बाकी था। ऑफिस रूम के अंदर बंद हुए स्टूडेंट्स अब समझ चुके होते हैं कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये सर्वाइवल गेम है जहां एक गलती का मतलब है सीधी मौत। डर, पैनिक और गिल्ट सब एक साथ उनके दिमाग पर हावी हो चुके होते हैं। बाहर 3 दरिंदे घूम रहे होते हैं और अंदर उनके पास ना प्रॉपर वेपन्स है ना एस्केप का क्लियर प्लान, लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। कायली, डैनियल और सारा डिसाइड करते हैं कि बेसमेंट में वापस जाकर कुछ टूल्स और वेपन्स लेकर आते हैं, क्योंकि बिना लड़े बचना मुश्किल है। वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हर स्टेप पर उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और सच भी वही होता है। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं, शैडो के पीछे छुपा हुआ 3 फिंगर उन्हें नोटिस कर लेता है, लेकिन किसी तरह वो लोग एक केज के अंदर छुप जाते हैं। सांसें रोककर और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। फिर धीरे धीरे 3 फिंगर वहां से चला जाता है। वो लोग जल्दी से कुछ वेपन्स उठाते हैं, रोड्स, प्लेट्स, जो भी मिलता है, और वापस ऑफिस की तरफ भागते हैं। लेकिन ऊपर सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। वन आई दरवाजे में एक होल बनाकर केन्या को पकड़ लेता है, उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। केन्या चीखने लगती है। तब ब्रिगेड तुरंत रिएक्ट करती है और एक ब्लेड लेकर उसके हाथ पर अटैक कर देती है।
वन आई दर्द से चिल्लाता है और केन्या को छोड़ देता है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी बचाव होता है। जब सब लोग वापस मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डेनियल मिसिंग है। उन्हें उसकी चीखे की आवाज सुनाई देती है और वो डिसाइड करते हैं कि उसे बचाने जाना पड़ेगा। ये डिसीजन उनकी ह्यूमैनिटी दिखाता है, लेकिन यही डिसीजन उन्हें और डेंजर में डाल देता है। वो लोग किचन तक पहुंचते हैं और जो वहां देखते हैं वो उनके होश उड़ा देता है। डेनियल जिंदा होता है लेकिन बंधा हुआ, और 3 फिंगर, सोटूथ और वन आई उसके शरीर के टुकड़े काटकर उसे जिंदा ही टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसकी चीखें पूरे सैनाटोरियम में गूंज रही होती हैं और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। कुछ सेकंड्स बाद डेनियल की भी मौत हो जाती है। अब ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही इमोशन रह जाता है, रिवेंज प्लस सर्वाइवल। वो डिसाइड करते हैं कि सीधा भागने से कुछ नहीं होगा, उन्हें इन मॉन्स्टर्स को ट्रैप करना होगा, और एक रिस्की प्लान बनाया जाता है। वो तीनों ब्रदर्स को एक सेल में ट्रैप कर देते हैं, दूर लोग कर देते हैं और प्लान बनाते हैं कि उन्हें जलाकर मार दिया जाए। उन्हें उनका बेस्ट चांस मिलता है, लेकिन यहीं पर सब कुछ गलत हो जाता है। केन्या की ह्यूमैनिटी जाग जाती है। वो कहती है कि उन्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए, वो भी इंसान है, और यही एक डिसीजन सबसे बड़ा मिस्टेक बन जाता है। वो लोग गार्ड ड्यूटी कायले को देखकर रेस्ट करने चले जाते हैं और थकान की वजह से कायले सो जाता है, और इसी एक मोमेंट का 3 फिंगर फायदा उठाते हुए वही पुरानी हेयर पिन जो 29 साल पहले यूज हुई थी अब फिर से यूज होती है। 3 फिंगर उस लोग को खोल देता है और तीनों ब्रदर्स फिर से आजाद हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, सोटूथ सीधा कायले पर अटैक करता है और उसे ले जाता है। जब केन्या चेक करने आती है, जनरेटर बंद हो जाता है और पूरा सैनाटोरियम अंधेरे में डूब जाता है। साइलेंस, डार्कनेस, फियर, और तब उन्हें पता चलता है दे आर फ्री अगेन। थोड़ी देर बाद एक मास्क्ड फिगर उनके सामने आता है। सब समझते हैं कि वो 3 फिंगर है और बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देते हैं, उसे मार देते हैं। लेकिन जब वो उसका मास्क हटाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। वो कायले होता है जिसकी जुबान काट दी गई थी और उसे उनके सामने बेट बनाकर भेजा गया था। अब गिल्ट, फियर पीक पर पहुंच जाता है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, रन। वो लोग अपने जैकेट्स उठाते हैं और एस्केप प्लान बनाते हैं। एक ब्रोकन विंडो मिलती है लेकिन उसके बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। सारा मुश्किल से आइस तोड़कर एक रास्ता बनाती है, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं पीछे से डोर टूट जाता है और 3 फिंगर उनके बिल्कुल पास आ जाता है। जेना बाहर नहीं निकल पाती और सोटूथ एक ड्रिल से उसे ब्रूटली मार देता है। अब सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं और चेज स्टार्ट हो जाता है। स्नो मोबाइल्स पर भागते हुए तीनों ब्रदर्स उनका पीछा करते हैं। जंगल, स्नो, स्टॉर्म सब एक डेडली बैटलफील्ड बन जाता है। एक पॉइंट पर लोरेन दिखाई जाती है जो हेल्प लेने निकली थी, लेकिन ठंड और स्टॉर्म की वजह से वो रास्ते से बिल्कुल पास होते हुए भी मर जाती है। ये सबसे ट्रेजिक मोमेंट होता है। अब सिर्फ केन्या और सारा बचते हैं। वन आई उनका पीछा करता है लेकिन सारा हिम्मत दिखाकर स्नो मोबाइल्स मार देती है। दोनों को लगता है कि वो बच गई हैं। वो खुश होती है, रिलैक्स करती है, लेकिन फाइनल ट्विस्ट यहीं आता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके रास्ते में एक बारबेड वायर ट्रैप लगा हुआ है, और जैसे ही वो उसमें टकराती हैं दोनों के सिर एक झटके में धड़ से अलग हो जाते हैं। इंस्टेंट डेथ, नो एस्केप, नो सर्वाइवल। और लास्ट सीन में 3 फिंगर आता है, उनके सेवर्ड हेड्स उठाता है और अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी रॉन्ग टर्न 4 की कहानी, जहां सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ जंगल नहीं था बल्कि इंसान की एक छोटी सी गलती और गलत फैसले थे। अगर केन्या उस वक्त उन्हें नहीं रोकती, अगर कायले सोता नहीं, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन इस दुनिया में एक छोटी सी गलती मौत बन जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।